टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ये अगर प्लेन है तो 2 1 और -1 इसके परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि जब हमने डिराइव करी थी इक्वेशन तो हमने ये किया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो एन कैप से हमारे पास क्या आए थे, ए बी और सी, जो मल्टीप्लाई हुए थे एक्स वाई और जेड से, और इस चीज से हमारा सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आई थी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये एक वेक्टर हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जो इन दोनों का क्रॉस होगा। इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस ले लूंगा तो इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, विच विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। ठीक है, तो जब भी दो चीजों के परपेंडिकुलर एक चीज निकालनी होती है, बी इट अ लाइन और अ प्लेन, द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग टू प्लेन्स और लाइंस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, तो वहां से तुम्हें इन दोनों के बाहर, इन दोनों से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर या एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस लो सबसे पहली बात तो। ठीक है, क्रॉस लेने में अगर तुम्हारा एफर्ट ना लगे और तुम मेहनत ना कर पाओ, इसलिए मैं लिख देता हूँ -2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, क्योंकि तुम आलसी हो, देख लिया मैंने। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये इतना लिख लो, मत निकालो, अब सॉल्व मत करो। और तुम्हें एक पॉइंट भी गिवन है ऑब्वियसली। अब प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, यहां से आ जाएगी -2x प्लस वाई -3z प्लस d is equal to 0. This will be the equation of the plane. I just don't know the value of constant. You can find the value of constant using this condition because this is passing through 1 0 -2. तो इसको पुट करो इसमें, x y और z की जगह, वहां से d की वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया। उस तरीके से भी हो सकता है जैसे आप कर रहे थे। ठीक है, पर उसमें 4 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ए एक्स बी वाई सी जेड और डी, ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी मुझे। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी कि डॉट प्रोडक्ट 0, दूसरी यहां से डॉट प्रोडक्ट 0, तीसरी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल्स हैं, कैसे हो सकता है? समझ लो, सॉरी, 4 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एक और इक्वेशन चाहिए होगी जो नहीं आएगी। ठीक है, तो फाइनली डी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, -4 आ रही है। तो इसका मतलब द इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4। चाहे -4 करके लिख लो, पर कन्वेंशन होता है कि x वाली टर्म को थोड़ा पॉजिटिव ही रखो। x मतलब नेगेटिव से स्टार्ट मत करो इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो पॉजिटिव से, और x से ही स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला वाला करो, फीट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ प्लेन is 1 2 3, find the equation of the plane. I don't know क्या ये tabs, actually I don't know anything about what this tab thing is, कि मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, ऊपर ही पता होगा। x plus 2y plus 3z is equal to 0. क्लोज इनफ, पर 0 नहीं है इसकी वैल्यू। कैसे किया?
एक्सप्लेन करो, करोगे? यहाँ एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे, आओ। क्या क्या? करो ट्राई। यहाँ ऊपर से लिखना शुरू कर दो। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वो आ गए डायरेक्शन को साइंस, 1/√14, 2/√14, 3/√14। ऑलराइट, इसके बाद प्लस y माइनस y1 इंटू बी, सही है। क्या वैल्यूज हैं इसकी? 1, 2 और 3, ठीक है। हाँ, इसको रब कर दो। x माइनस 1 इंटू 1 हाँ तो बस ठीक है, √14 तो काट ही दो ना, ऊपर जाके कट जाएगा। हाँ हाँ, माइनस 3z, सॉरी प्लस 3z इज इक्वल टू, ठीक है, सही है। सो दिस विल बी द आंसर, वेरी गुड। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द आंसर। तो समझ में आ गया सबको कैसे करना है? तुम्हें ये इक्वेशन पता होती है प्लेन की, अगर दिस इज पासिंग थ्रू x1, y1 एंड z1 एंड द परपेंडिकुलर वेक्टर इज ai cap plus bj cap plus ck cap, then you get this as the equation of the plane. ऑलराइट, तो इसको बस वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो प्लेन का कंसेप्ट समझ में आ गया अब तक? अब लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points. तो अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स पता है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, हाँ, तो क्या इक्वेशन आएगी? तो यहाँ पे वेक्टर्स का जो कल ही हमने कंसेप्ट एक पढ़ा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो यूज होगा। देखते हैं कैसे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो कल मैंने आपको बताया था, कल शायद तुम पूछ रही थी, पता नहीं कौन पूछ रहा था, कि अगर 4 पॉइंट्स होते हैं तो उनको कोप्लेनर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? याद है, तुमने पूछा था? तुमने पूछा था ना? हाँ। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट है XYZ, जो कि मूविंग पॉइंट है ऑन दिस प्लेन। ऑलराइट, तो XYZ एंड x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? कोप्लेनर। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से मैं 3 वेक्टर्स बना सकता हूं। कल ये डिस्कस किया था हमने। एक वेक्टर लेट से AD वेक्टर हो गया, दूसरा AB वेक्टर, तीसरा BC वेक्टर। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स बनेंगे कैसे? AD वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं? D वेक्टर माइनस A वेक्टर, यानी कि x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरे पास। हाँ, उसके बाद क्या कर सकते हैं?
सिंपल, ठीक है। और दूसरे वाले वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। प्लस z3 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर्स हो गए मेरे पास। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो इसका मतलब इन तीनों वेक्टर्स का STP is supposed to be 0. Scalar triple product is supposed to be 0. Why is it supposed to be 0? Because scalar triple product is actually P dot Q cross R, ठीक है। तो अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, Q cross R will be perpendicular to the plane consisting Q and R. Q cross R क्या होता है, Q और R के perpendicular. And if P lies in the same plane of Q and R, then the dot product of perpendicular vector with P should be equal to 0. Alright, so therefore the STP scalar triple product should be equal to 0. तो इसका STP कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना के, इसका डिटर्मिनेंट बना दो, फाइनली पुट कर दो, सिंपल, राइट। तो इसका भी क्वेश्चन हम करेंगे नहीं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें तो बस मैं 3 पॉइंट दे दूंगा और तुम्हें क्वेश्चन बनानी है, तो मतलब बहुत इजी हो जाएगा वो। तो इन द नटशेल वी कैन से दैट इनका जो एक डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा जिसमें प्लस साइन नहीं है और आई कैप जे कैप के कैप भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, समझ रहे हो ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर तो अगर 3 पॉइंट्स होते हैं जैसे कि A, B और C, ठीक है, और ये पॉइंट है लेट्स से R, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बॉक्स ऑफ AR वेक्टर, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली अगर तुम्हें इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की तो उसको ऐसे लिख सकते हो वेरी इजीली, समझ रहे हो ना ये चीज क्या लिखे मैंने, AR, क्योंकि ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों वेक्टर, चाहे AR हो, चाहे AB हो, और CR बना देता हूं, चाहे BC हो, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों का STP शुड बी इक्वल टू 0, इट्स सपोज टू बी 0। सो देयरफॉर ये कंडीशन बना के तुम लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू two parallel lines, तो अब थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। इस केस में हमें क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन एक ही वेक्टर के अलोंग होगी, ये तो समझ में आता है। तो लेट्स से दैट वेक्टर इज एक्चुअली C वेक्टर जिसके अलोंग ये दोनों पैरेलल लाइंस जा रही हैं पास करके, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता है, और मुझे क्या पता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस मुझे पता है तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर एक मुझे पॉइंट पता होगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन पता है। लाइन की इक्वेशन पता होने का मतलब है एक फिक्स पॉइंट पता होगा और एक डायरेक्शन पता होगी, तो इसके ऊपर भी एक फिक्स पॉइंट पता होगा, तो A और B पॉइंट तुम्हें पता होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशंस बन जाएंगी यहाँ पे, एक AB वेक्टर जो है तुम्हारा, ठीक है, और एक आर्बिट्री पॉइंट तुम्हें R जो एज्यूम करना है इस प्लेन के ऊपर, AR वेक्टर और ये C वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। AB वेक्टर तुम्हें पता है, A और B बीइंग द पॉइंट्स थ्रू विच L1 एंड L2 आर पासिंग थ्रू, ठीक है। AB वेक्टर पता है, AR वेक्टर पता है, R इज द पॉइंट XYZ, द मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज needed to be found, ठीक है, and the C vector is the direction. So therefore AR vector, AB vector and C vector, इन तीनों का scalar triple product should be equal to 0. So the STP here should be equal to 0. Alright, so this will be the condition for
two parallel lines. All right. तो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को. अगर हमारे पास दो लाइंस होती हैं, कैसी भी दो लाइंस बना लो, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, दो मार्कर्स हैं लेट्स सपोज, ठीक है. तो यू कैन ऑलवेज मेक अ प्लेन आउट ऑफ टू लाइंस, ठीक है. चाहे वो ऐसी हैं दो लाइंस, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यू कैन ऑलवेज मेक अ प्लेन आउट ऑफ देम, ठीक है. अगर ऐसे मिल रही हैं या ऐसे मिल रही है, डजंट मैटर, प्लेन तो हमेशा बनेगा ही अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं. और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो क्या होती हैं? हाँ, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर स्क्यू लाइंस होंगी, ठीक है. 2D के केस में ऐसा कभी नहीं होता कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती कि ना तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी और पैरेलल भी नहीं होंगी. पर 3D के केस में ऐसा हो सकता है कि लाइंस ऐसे जा रही हैं, रैंडमली कोई भी जा रही हैं, ठीक है. तो इसका मतलब दीज आर स्क्यू लाइंस. ऑलराइट. सो तो ये पॉइंट हमें लिखना है, एवरी सेट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग lines makes a unique plane. All right. सेट लिख दिया तो चलो मेक होगा, मेक अ यूनिक प्लेन. Then we have the equation of plane in the intercept form. So it's also identical or similar to the one we did in the case of straight lines. All right. So if the intercepts of a plane के intercepts थोड़े ज़्यादा अच्छे दिखने वाले होते हैं. ऐसा कुछ अगर प्लेन जा रहा है तो ऐसे इंटरसेप्ट्स कट होंगे, ठीक है. ऐसे अगर प्लेन जा रहा है तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, वाई को यहाँ पे, जेड को, वाई को यहाँ, जेड को यहाँ, ठीक है. तो इनकी लेंथ अगर ए, बी और सी हैं तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये तो ऑब्वियस है, जेड बाय सी इज इक्वल टू 1. लाइन के केस में होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक लाइन की, ठीक है. प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म उसका ही बस एक्सटेंशन है, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. All right. अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज देखते हैं. अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है. तो एक 3D सा शेप बन रहा है, ये तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये बाहर को है, समझ रहे हो. इस ट्रायंगल का जो एक स्पेस में ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना तुम्हें. कैसे निकलेगा? तीनों पॉइंट्स तुम्हें पता है, A0 0, दिस इज 0 B 0 एंड दिस इज 0 0 C बिकॉज दिस इज ऑन द Z एक्सिस, ठीक है. तो x और y कोऑर्डिनेट 0 और Z कोऑर्डिनेट is C. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट वी नीड टू फाइंड? बताओ. तो देखो, तीन ट्रायंगल ऐसे भी बन रहे हैं हमारे पास. कौन से? टेट्राहेड्रन ऑफ कोर्स बन रहा है, पर मैं एक 2D चीज की बात कर रहा हूं. टेट्राहेड्रन का जो बेस होगा, जैसे एक टेट्राहेड्रन ऐसे है, टॉप पे है, और एक ट्रायंगुलर बेस होगा ना उसका, तो उस ट्रायंगुलर बेस का एरिया निकालना है तुम्हें. टेट्राहेड्रन तो तब होगा ना अगर तुम ओरिजिन को भी बीच में इंक्लूड कर रहे हो. ओरिजिन को मैं बीच में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ एबीसी की. अगर ओरिजिन को भी बीच में लेके आते हो तो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, ठीक है. पर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है.
तो तुम्हें पता है कि अगर ओ ए बी ट्राइंगल हो तुम्हारे पास, ओ ए बी ट्राइंगल, अगर यहाँ पे ओ है, ठीक है, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ओ ए एंड ओ बी, ये तो हमें श्योर है। कैसे श्योर है? क्योंकि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ऑन द एक्स वाई प्लेन, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ए बी, दिस श्योर। कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, समझ रहे हो ना? तो हाफ ए बी इसका हो गया। ऑन द YZ plane it will be half BC, on the ZX plane it will be, or XZ plane it will be half AC और CA, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका एरिया फाइंड करना है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का जो प्लेन के बाहर है, सो दैट इज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर प्लस डेल्टा 3 स्क्वायर. So kind of like a Pythagoras or everything we do in this 2D और 3D, ठीक है, क्योंकि अगर x एक्सिस के लॉन्ग एक चीज़ पता है, y के लॉन्ग एक चीज़ पता है, z के लॉन्ग एक चीज़ पता है, ठीक है, और अगर एक पॉइंट है जिसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट के अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमेशा यही रूल लगता है कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, वहाँ से तुम्हारे पास टोटल मैग्नीट्यूड आता है। तो ये चीज़ को फॉलो करो और आंसर डेल्टा आ जाएगा। समझ गए बात को? तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही देखो, ये तुम्हें पता है तीनों एरियाज, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू हाफ, सबसे पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बाद रूट होगा, तो हाफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। सो सब चीजें सिमिलर हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते थे उसी ऑर्डर में मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, ताकि रिवाइज करते टाइम तुम थोड़ा कर सको, रिलेट कर सको। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो लेट्स से द पॉइंट इज फिक्स्ड x1 y1 z1 and the plane is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? याद करो स्ट्रेट लाइंस में कैसे करते थे। अगर ax plus by plus c होता था और वहां पे x1 y1 होता था, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होता था? by1 plus c अपॉन, हाँ स्ट्रेट लाइन में वो होता था। इस केस में क्या हो जाएगा? उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा, बस ax1 प्लस by1, वहां पे प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, यहाँ पे प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। सो वेरी मच एनालॉगस टू व्हाट वी डिड इन द 2D geometry straight lines. And similarly, if we have two parallel lines, like parallel planes, this is analogous to what we did in two parallel lines, ठीक है। तो parallel lines के केस में क्या होता है? कोएफिशिएंट सारे सेम होते हैं, बस कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेन्स में भी वही चीज़ होती है, मैंने बताई थी, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो d2 माइनस d1 अपॉन, तो यहाँ पे मॉड लगाना मत भूलना, बस ये d क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इसको कुछ और ही लिख दो, पूरा ही लिख देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दिस केस द डिस्टेंस विल बी d2 माइनस d1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं अभी मिलके।
समझ आ रहा है क्या लिखा है? कर सकते हो सॉल्व? ट्राई करोगे? तो अब तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? कितने बच्चे रह गए क्लास में? कितने हो गए? 15? 14-15? नहीं गर्म है, थोड़ी कम गर्म है। So तो ऐसा कर लेते हैं, जो स्टडी मटेरियल होगा सर्कुलेट होगा, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, जिसके तो सारे स्कूल्स को कनेक्ट करना भी ऐसे मुश्किल हो जाएगा ना, एक साथ उनका ग्रुप बनाना, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे होंगे ना बच्चे से। बना हुआ है? अच्छा, तो हर सिटी का अलग से ग्रुप बना हुआ है? अच्छा, पर बच्चे नहीं है उसमें? हाँ हाँ, वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक सिटी के जितने भी सारे बच्चे हैं उन सबका एक ग्रुप, पर सबके पास नंबर्स नहीं होंगे, नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो सबका एक ग्रुप बना के, और हर सिटी वाले बोलते रहेंगे कि भाई हमें ये पढ़ना है, तो उनको वो दे दिया, जिसको जो चाहिए उसको मटेरियल देते गए, और थोड़ा अलग से डिफरेंट ग्रुप्स बनते रहेंगे ना, उनके अलग इंटरेक्शन होता रहेगा। आई थिंक कोऑर्डिनेटर से क्या ही बच्चों को, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो अगर किसी को ग्रुप बनाना है, ऐसा कर लेते हैं, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। हाँ, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। तो हाँ, तुम ऐसा करके, हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे उसमें ऐड कर देना, ठीक है। सारे सिटीज़ वाले सेपरेट एक ग्रुप्स बना के मुझे ऐड कर दो, और उसमें बस लिखते रहना कि तुम्हें क्या पढ़ना है, मतलब कौन से क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं वो सेंड करता रहूँगा सब्सिक्वेंटली, ठीक है। हाँ, ये बेटर रहेगा। बाकी एक सिटी कोऑर्डिनेटर वाले में मैं ऐड हो जाऊँगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। 98177 है क्या? एक सेकेंड, तो भूल ही गया। आपके पास है मेरा नंबर? नहीं, ये मेरा नहीं होगा। नहीं, यही है। हाँ, ठीक है। 98919 यही है आपका? ठीक है, यही है। कंफ्यूजन हो गया, नॉट गुड विद नंबर्स, ठीक है। तो हो गया, सॉल्व हो गया। कितना आया बताओ, आंसर कितना आया? तो इसके पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन होगी x + 5y - 4z + d = 0। ये d क्यों लिखा मैंने? ये ऐसे लिख सकते हो = d। ये इक्वेशन आ सकती है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस प्लेन की इक्वेशन में मुझे ये पता है कि जितने भी इंटरसेप्ट्स बनेंगे, तीनों इंटरसेप्ट्स, उन तीनों का सम कितना आएगा?
19. So therefore I can convert this equation into the equation of intercept form, which is actually x upon d plus y upon d by 5. ये d by 5 कैसे हुआ समझ में आया? 5 को मैं नीचे लेके आया हूं, ठीक है? क्यों नीचे लेके आए हैं? ताकि we can compare this with the equation which we had for intercept form, which was x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. तो उससे कंपेयर करने के लिए मैं सारे वेरिएबल्स को यहां नीचे ले आया हूं. ऑलराइट, तो इसका मतलब तीनों इंटरसेप्ट्स क्या क्या हो गए? d, d by 5, d by 4. ठीक है, तो इसका मतलब वी कैन ऐड दीज थ्री इंटरसेप्ट्स. तो इन तीनों इंटरसेप्ट्स को ऐड करो, d प्लस d by 5 प्लस d by 4 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस है यहां पे, सॉरी. हाँ, तो माइनस d by 4, इन तीनों का सम कितना आएगा? 19. ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? आ गई? क्या कर रहे हो? तो एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आएगा शायद 19 d अपॉन 20 इज इक्वल टू 19. तो d की वैल्यू 20 आ गई. तो इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 20. ऑलराइट, ठीक है. लिखो अगला क्वेश्चन. फाइंड द प्लेन पैरेलल टू क्वेश्चन नंबर तुम देख लेना खुद से. ईमेल आईडी भी लिख देता हूं मैं अपनी. अगला क्वेश्चन है फाइंड प्लेन पैरेलल टू P1 2x minus 6y plus 3z is equal to 0 at a distance of 2 units from points दिस इज माई ईमेल ID, गुरलीन सिंह ME. ठीक है, ME@gmail.com, एज एन मैकेनिकल वाला ME. ठीक है, GURLEEN SINGH ME@gmail.com. ठीक है. पुराना है. नो, इट्स नॉट मी कैपिटल, स्मॉल में ही हो. वैसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ता.
केस सेंसिटिव होता है क्या ईमेल आईडी? जैसे मर्जी लिखो, चाहे कैप्स में लिखो चाहे स्मॉल में। तो किसी का आंसर है -14√2 + 19। ऐसा तो नहीं आ रहा आंसर। दो प्लेन आएंगे एग्जैक्टली, गुड। 14√2 नहीं, ये तो नहीं है आंसर। देखते हैं। तो एक चीज तो मुझे ये पता है कि अगर इसके पैरेलल प्लेन होगा तो one thing I can be sure of, which is that it will look like this. (2x - 6y + 3z = d. ऑलराइट, ये समझ में आती है चीज। अब इसका डिस्टेंस मुझे इस प्लेन से पता करना है, तो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? d2 - d1, ठीक है। सो d - 0 अपॉन √2² + -6² + 3², and this distance is given as 2 units. समझ रहे हो बात को? कि अच्छा किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है? हाँ, मुझे लगा रीजन से निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट की वैल्यू पुट करी जाएगी। हाँ, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी जाएगी। दैट विल बी 2 × 1 - 6 × 2 + 3 × -3 - d अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाया मैंने। मॉडुलस हटाने के लिए हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है, तो ये चीज़ तो सबको पता ही होगी, राइट? मॉडुलस जब भी हटता है तो प्लस माइनस आता है। इसको सॉल्व करके कितना है अंदर अंदर में? ओके गुड। -19 - d इज इक्वल टू, यहाँ 14 आ रहा है इस साइड पे, नीचे 7 आ रहा है, 36 + 9 45 + 4 49, तो √49 इज 7 और 2 × 7 इज 14, ठीक है। तो तुम्हारे पास यही क्वेश्चन बन गई 19 + d इज इक्वल टू +-14, क्योंकि जब तुम मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, चाहे इस साइड भी माइनस लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम d की वैल्यू नोटिस करोगे तो 2 d की वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो d की एक वैल्यू आएगी 5, दूसरी वैल्यू आएगी -33, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी मेरे पास। एक इक्वेशन होगी 2x 33 है -33 है +33 है, क्या आ रहा है प्लस या माइनस? -5 एंड -33 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो d हमने उस साइड लेके किया था या इस साइड लेके किया था? उस साइड लेके किया था ना, ठीक है। तो इक्वेशन फाइनली आएगी 2x - 6y + 3z आगे +33 = 0, और दूसरे केस में सेम चीज +5 = 0, ठीक है। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। हाँ, ईमेल आईडी मैंने लिख दी थी एक बार, आप इस पे लिख दोगे चैट पे? गुरलीन सिंह, GURLEEN, हाँ सिंह ME, हाँ @gmail.com। ऑलराइट, और नेक्स्ट लिखो angle bisector of the two planes.
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, फिगर बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ट्राई करते हैं। एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है, विजुअलाइज हो जाएगा ये। एक प्लेन ऐसे जा रहा है और एक प्लेन ऐसे जा रहा है, क्या हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के एंगल बाई सेक्टर जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन तुम्हें चाहिए, समझ रहे हो। जैसे लाइन के केस में एंगल बाई सेक्टर का कंसेप्ट होता है, यहाँ पे बीच में प्लेन जाएगा जो काटता हुआ जाएगा, ठीक है। द कंडीशन फॉर दैट प्लेन वुड बी, क्योंकि ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक, दोबारा रिपीट कर देता हूं, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। इमेजिन करो दो प्लेन्स हैं तुम्हारे पास, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन नहीं आएगी तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना। तो दैट इज द लाइन विच वी आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है। तो इनके सेंटर से एक प्लेन और जा रहा है विच इज एक्चुअली द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स, ऑलराइट। सो the condition for that plane would be that every point on that plane is equidistant from these two given planes. तो उसका डिस्टेंस दोनों प्लेन से बराबर होगा। So this is P1 plane, this is P2 plane, and let's say random एक बीच में एक और प्लेन जा रहा है ऐसा। अच्छा, फैमिली ऑफ प्लेन से, फैमिली ऑफ प्लेन से कैसे? हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन कैसे आई, P1 प्लस लैम्डा P2, फैमिली ऑफ प्लेन्स लगा रहे हो ना तुम, ठीक है, वो उससे कर सकते हैं, पर अभी डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि हर पॉइंट का डिस्टेंस दोनों प्लेन से बराबर होगा। तो अगर ये XYZ पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, ठीक है, उसका पहले से डिस्टेंस कितना होगा, A1x प्लस B1y C1z प्लस D1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का मॉडुलस। ये पहले प्लेन से डिस्टेंस है। दूसरे प्लेन से डिस्टेंस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। दोनों प्लेन से डिस्टेंस बराबर है, दोनों प्लेन से डिस्टेंस मैंने बराबर कर दिए हैं। द टू प्लेन्स आर A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे केस में बस A2 सब जगह 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस अगर बराबर है, इक्वेट किया, दोनों साइड मॉडुलस है, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब देयर विल बी टू एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स फॉर टू गिवन प्लेन्स, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक ऐसे बनेगा और एक बाहर को बनेगा। बाहर को वाला कैसे बनता है, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, प्लेन विजुअलाइज कर पा रहे हो, एक एंगल ये वाला बन रहा है, एक 180 माइनस दैट एंगल बन रहा है, उसको भी तो बाइसेक्ट करेगा, विच इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्लेन, ऑलराइट। तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली जा सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। लिखो, 3D में जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये एंगल बाय सेक्टर के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे, बस वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें और सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म, जैसे 2D में भी हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, तो यही सब चीजें स्टार्ट कर रही थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म्स होती हैं, हाँ, उसमें हमने एक सिमेट्रिकल फॉर्म भी की थी, अगर तुम्हें याद हो, याद है 2D वाले स्ट्रेट लाइन में सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं, सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर रेडियस वाली जो फॉर्म होती थी कि अगर ये पॉइंट है, इससे डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट तुम्हें पता है x1 y1, पैरामीट्रिक फॉर्म, एग्जैक्टली, हाँ। तो पैरामीट्रिक फॉर्म तो तुम्हें आती है ना, क्या होती है, ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा जिसमें आते हैं तुम्हारे पास,
उसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ 3D द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज सिमेट्रिकल फॉर्म, जो तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी अब तक, कि अगर एक लाइन है x1 y1 z1 से पास करके जा रही है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज a b एंड c हैं, ठीक है, देन द इक्वेशन वुड बी x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b is equal to lambda. So this is the equation of a line in the symmetrical form. All right. तो लेट्स से तुम्हें मैं 2 पॉइंट्स दे देता हूं, अब लिख रहे हो, लिख लो। 2 पॉइंट्स दे देता हूं इस केस में तुम्हें, तो उन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ मुझे, लाइक 1 2 3 और 5 7 8, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। अभी इस केस में, पिछले वाले केस में हमें सिर्फ एक पॉइंट पता था और डायरेक्शन रेशियोज पता थे, ठीक है, पर यहां पे डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है, पर 2 पॉइंट्स पता है। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। किसी से भी कर सकते हो, सेम ही आएगा, नो डिफरेंस। वेक्टर फॉर्म में भी आता है तुम्हें करना, करो, अच्छी बात है। आ गया आंसर, ठीक है, बोलते हैं, अभी रुक जाओ 2 मिनट, सबको करने दो। तो अगर तुम्हें DRs गिवन नहीं होते तो DRs लाए जा सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। अगर 2 पॉइंट्स मुझे पता है तो वहां से मैं DRs लेके आ सकता हूं। DRs वुड हैव बीन, इस केस में DRs आ जाएंगे 5 minus 1 7 minus 2 8 minus 3, so this will be the DRs. All right, so in this case DRs are 4 5 and 5. All right, so therefore the equation will be x minus 1 upon 4 y minus 2 upon 5 z minus 3 upon 5 is equal to lambda. All right, हो गया, ठीक है, गुड। उसके बाद हाँ, तो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। जब हमने प्लेन की एक इक्वेशन करी थी, याद करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या तुम मुझे एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो? सिमिलरली क्या तुम मुझे वाई जेड प्लेन की इक्वेशन और एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो? बताओ। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स वाई में जेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में मतलब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। कि मतलब अच्छा ठीक है, z क्यों नहीं होगा? मतलब यहाँ पे c तो आ ही रहा है नीचे, इंटरसेप्ट की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। तुम ये कहना चाह रहे हो इंटरसेप्ट वुड बी 0? अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो मेरे पास आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई 0, तो वो तो इन्फिनिट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब इंटरसेप्ट 0 तो नहीं होगा। थोड़ा विजुअलाइज करते हैं।
ऐसा है, ठीक है, एक प्लेन मेरे पास ऐसा है विच इज जस्ट लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मतलब पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन यही होगा ना, हाँ। तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, कैसे? कितना रहेगा, ए और बी, और जेड इंटरसेप्ट कैसे आएगा? तो एज्यूम अ प्लेन, इस केस में मैं क्या बता रहा हूं, अगर एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, इसका मतलब दैट प्लेन इज एक्चुअली पैरेलल टू द जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो समझ लो अगर जेड एक्सिस ऐसे जा रही है, इसके पैरेलल एक प्लेन जा रहा है, तो क्या ये प्लेन कभी उस जेड एक्सिस को मीट करेगा? क्या कभी वो इंटरसेप्ट दे पाएगा सी? वो चलता जाएगा और मतलब कोशिश करेगा उसको मिलने की जेड एक्सिस को, बट वो मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब सी की वैल्यू यहां पे इनफाइनाइट हो रही है, जो उसका इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, क्योंकि इनफाइनाइटली देर बाद जाके भी वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब इफ दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट, देयरफॉर आई कैन से दैट z अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो इसलिए यहां से इसको कट कर देते हैं हम, समझ रहे हो? तो इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर समझना चाहते हो एक्स वाई प्लेन के केस में z वाला टर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो जाता है, 0 नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। ओके, सिमिलरली if I need the equation, how can in a view hand is not functioning, क्या ये? तो वो तो फिर लाइव क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाएंगे ना, उस साइड से भी वीडियो चाहिए होगा उसके लिए। नहीं, वो उनका हैंड टूल नहीं चल रहा होगा ना वहां पे, उस जगह पे। हैंड टूल की कौन बात कर रहा है? जिसने भेजा है तो उनके सेंटर पे हैंड टूल नहीं चल रहा होगा, तभी वो क्वेश्चन लिख के नहीं भेज पा रहे ना। नहीं, चैट में क्वेश्चन लिख के आ नहीं सकता तो वो तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली वो तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम चैट बॉक्स में लिख दो, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, वो हो सकता है। सो तो हमने अभी स्ट्रेट लाइन कर लिया था शुरू, सिमेट्रिकल फॉर्म कर ली थी। ये बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? तो इस केस में x अपॉन 1 y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। इसमें सिर्फ x वाला टर्म होगा, x इज इक्वल टू लैम्डा या x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस टाइप से एक टर्म होगा। y की वैल्यू 0 होगी, z की वैल्यू 0 होगी, 0 इस केस में, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के केस में 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको मैं सामने लैम्डा से इक्वेट कर रहा हूं ना। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे ये बताओ। इसको ऐसे मत समझो कि ये इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड हो रहा है, ऐसे समझो कि एक्चुअली दिस इज गोइंग टू गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड ओवर देयर टू गेट मल्टीप्लाइड विद लैम्डा। ऑलराइट, सो फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स लुक लाइक दिस, दैट लैम्डा कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि y अपॉन 0 हो रहा है, क्योंकि y 0 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर y एक्सिस, सिमिलरली फॉर z एक्सिस। बाकी x का मतलब इन्फिनिटी हो गया, एक्चुअली दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म ना, y भी 0 है, तो y कुछ फाइनाइट होता तब दिक्कत आती।
तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करके हाँ क्वेश्चन करने हैं और हाँ अच्छा थोड़ा वेक्टर्स में जाते हैं फिर से। उसमें जो हमने लाइंस पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक, तो उसमें वेक्टर के टर्म्स में अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइक द फर्स्ट लाइन इज L1 इज B वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर, ऐसी होती है लाइन। दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ डायरेक्शन, समझ रहे हो ना, फिक्स पॉइंट डायरेक्शन। और दूसरी इसके पैरेलल लाइन L2 विल बी A वेक्टर प्लस लैम्डा, क्योंकि लाइन उसके पैरेलल है तो लैम्डा की बात क्या आएगा, क्या सेम आएगा, बोलो तो सही, बोलो। P वेक्टर ही तो आएगा। हाँ तो डर क्यों रहे हो, P वेक्टर आएगा, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम है, बस द पॉइंट्स फ्रॉम विच इट इज पासिंग दोज आर डिफरेंट। ऑलराइट, सो जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ A2 A1 तो है ही नहीं, B और A है। हाँ B माइनस A, उसके बाद डॉट लूंगा। अच्छा फिर बस अपॉन में क्या, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट सही है, पर क्रॉस आएगा बीच में। कैसे क्रॉस आएगा बताओ, क्या कभी कभी कैसी कैसी बातें कर जाते हो तुम लोग, दो वेक्टर का क्रॉस लेके फिर डॉट लगाते थे बीच में, मतलब बताओ बताओ। B माइनस A, हाँ हाँ और अगर दो वेक्टर गिवन होते हैं अभी पैरेलल है ना तो सिमिलर लाइन। अच्छा, अगर उसका P1 P2 होता तब का बता रही हो तुम, तो हम बीच में क्रॉस करते थे और उनके बीच में डॉट करते थे, जो A2 माइनस A1 आया। मेरे ख्याल से ये भी गलत बोल रही हो तुम शायद। अच्छा जी, एब्सोल्युटली राइट के बाद थिंक लगाना तो नहीं चाहिए, फिर तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के पास। ठीक है, इस साइड को P वेक्टर जा रहा है, ठीक है, ये AB वेक्टर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। देखो A और B मैंने ऐसे रैंडमली चूज किए हैं क्योंकि A और B बस मुझे ये पता है, ये नॉलेज है, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइंस है, ठीक है, तो A वेक्टर एंड B वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे इन दोनों लाइंस के ऊपर, कहीं पे भी हो सकते हैं, वो सिमेट्रिकली ऐसे ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक आगे एक पीछे, ऐसे हो सकता है, नो डाउट। तो AB वेक्टर आई कैन फाइंड दैट आउट, AB वेक्टर तो आ जाएगा, ठीक है, बट द डिस्टेंस व्हिच वी नीड टू फाइंड इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस की बात हो रही है पैरेलल लाइंस के केस में, ठीक है। तो वो कैसे आएगा बताओ। नाउ सी, इफ दिस लाइन इज AB and this angle is theta, ठीक है, now this angle is the angle between AB vector and P vector, ठीक है, क्या हुआ बताओ, क्या आया, ये थीटा एंगल है, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू AB और थीटा की टर्म्स में क्या आएगी, AB साइन थीटा, उसका साइन कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है ना, इसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा यहां पे। ऑल राइट, देन ये साइन कंपोनेंट आ गया, ठीक है, साइन थीटा कैसे आएगा, AB तो आ जाएगा, ठीक है, AB कितना है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये रहा AB, ठीक है, साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे आएगा, AB वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपॉन मॉड AB वेक्टर मॉड
पी वेक्टर, ठीक है। एंड तुम्हें अब ए बी साइन थीटा चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए बी, क्योंकि मॉड ए बी साइन थीटा ही चाहिए ना तुम्हें, मॉड ए बी टाइम्स ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और ये क्रॉस मतलब चलो क्या लगाऊं इसके बीच में यार, तो मतलब ये वेक्टर बस ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डॉट क्रॉस कुछ मत लगाना क्योंकि दिस इज नॉट वेक्टर, अपॉन मॉड ए बी मॉड पी, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन मॉड पी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन मॉड पी वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन द केस ऑफ वेक्टर्स इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो हमें कंसेप्ट करना है वो एक्चुअली है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो दैट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, पर अब मुझे लगता नहीं कि अभी हो पाएगा 2 मिनट में। यू वर रॉन्ग इन ऑन दैट पार्ट बिकॉज यू वर सेइंग कि यहाँ पे माइनस आएगा, और सॉरी डॉट आएगा, तुमने बोला था, तुमने डॉट बोला था ना यहाँ पे, ठीक है, P1 और P2 हो गए, फिर तुम क्या बोल रहे हो अभी? नहीं, अगर P1 और P2 होते हैं फिर क्या होगा, तुम ये बताओ ना, फिर डॉट आएगा, डॉट हाँ डॉट P1 क्रॉस P2, ठीक है, वो देखते हैं क्योंकि हाँ, तो वो तुम स्क्यू लाइंस के केस में डिस्कस कर रही हो, पैरेलल लाइंस के केस में नहीं, हाँ हाँ वही चीज़ हमें आगे करनी है इसके बाद। और नीचे मॉड में फिर क्या आएगा, पी क्रॉस क्यू का, ठीक है, गुड, ठीक है, वो तुम्हारा ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द स्क्यू लाइंस विच आर द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस की इक्वेशन देखेंगे, 2 स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखेंगे कैसे निकालते हैं, ओके। तो आज इतना ही करते हैं, ऑलराइट।